वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल आर्ट के हवाले से। देखिए, हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं। ओवरऑल जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो यकीनन इसने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही गहरी जगह बना ली है। अब इसका जो यूटिलाइज़ है, पॉजिटिव यूटिलाइज़, वो कैसे मुमकिन है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली डिजिटल आर्ट की जब हम बात करते हैं, इसके इस वक्त माशरे में क्या इसकी अहमियत है, क्या ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए डिजिटल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मलाइका इसहाक, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच मलाइका, ज्वाइन किया। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताओ कि ये डिजिटल आर्ट होता क्या है? डिजिटल आर्ट बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जो हम कंप्यूटर या अपने डिफरेंट टूल्स पे, जैसे हम मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, टैब हो गया, इस तरह से यूज़ करते हैं। और जो बाकी दूसरा आर्ट होता है वो फिजिकल क्योंकि होता है, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये है कि डिजिटल आर्ट में आपका टाइम भी थोड़ा कंज्यूम कम होता है। अच्छा जी, और ये कॉस्टली भी नहीं होता, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं जी, होती, कि आप इसके लिए जो एक प्रॉपर पेपर की आपको ज़रूरत है, आपको जो ब्रशेस चाहिए, कलर चाहिए, स्टैंड, फिर आपने एक जगह मुख्तस करनी है कि यहाँ बैठ के मैंने कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी करना है, तो डिजिटल आर्ट में आपको इन झंझटों से आप बिल्कुल दूर होते हो। जी बिल्कुल। आपको कैसे शौक लगा कि ये डिजिटल आर्ट का एक बहुत बड़ा ये टैलेंट, हुनर है, तो आपने कैसे कब फील किया कि मेरे अंदर तो अल्लाह पाक ने एक बड़ा आर्ट रखा हुआ है कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट बन सकती हूँ? जी मैम, ये तो बिल्ट इन होता है सब में। सब आर्टिस्ट, सब में एक छोटा मोटा आर्टिस्ट छुपा होता है बचपन से ही, बस पहचानना है उसे। जी बिल्कुल। और इसी तरह मैंने भी स्टार्ट लिया, पहले बचपन से अपनी ड्राइंग्स बनाती थी प्रैक्टिकल कॉपीज पे। उसके बाद फिर जब थोड़ा जो थी तब कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहना। जी। अच्छा। और अपने साथ जो दूसरी स्टूडेंट्स होती थी उनकी प्रैक्टिकल कॉपीज पे ड्राइंग करना। अच्छा। जैसे आपको पता है, फिर टाइम थोड़ा होता था। और फिर जब ये कि जब हम बड़े हो गए, फिर अपनी फील्ड में आ गए, तो फिर ये है कि बस ऐसे ही यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया कि चले हम यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे। बट स्टार्ट मैंने भी इसी तरह लिया था, फिजिकल पेंटिंग से। और कलर से और पेंसिल स्केचेस से। फिर ये है कि उस पर क्योंकि आपको पता है कि सेटअप तैयार करना, वही आपकी बात, ब्रशेज और फिर पेंट्स, वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता था। और ये है कि वीडियो बनाने के लिए फिर एक दिन अगर स्किप हो जाए तो फिर आपको पता है फिर वो कितना, फिर उसमें एडिटिंग करना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, फिर लाइट इफेक्ट। तो ये है कि इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें टाइम थोड़ा कम लगे और हम कहीं पे भी बैठ के इजीली बना लें। और फिर इसी तरह रिसर्च करते करते फिर मुझे पता लगा कि डिजिटल आर्ट तो इतनी बड़ी फील्ड है और इसमें आप अपना करियर काफ़ी बना सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो बस इसी तरह करते करते, ट्राई करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। और अच्छा मलाइका, हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो डिजिटल आर्ट की हो, एक टीचर बनने की हो, डॉक्टर बनने की हो, किसी भी फील्ड से ले लें, इवन हम कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। मेरा सवाल ये कि हर फील्ड में, हर काम में आपको महारत हासिल करने के लिए कुछ उस्ताद की ज़रूरत होती है, तो आपने किसी से सीखा? नहीं मैम, मैंने किसी से सीखा नहीं है। बट ये कि जहाँ पर मुझे मुश्किल होती थी वो मैं यूट्यूब से थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेती थी। कोई भी जो, क्योंकि डिजिटल आर्ट अभी हमारे पाकिस्तान में इतना इन नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा इसको किया जाता है अप्रिशिएट। और ये है कि बाहर की जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको मैंने फॉलो किया, वहाँ से मैं छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स देखती रहती थी कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है। और फिर बस एक्सपेरिमेंट करते करते ही मेरी इतनी वो परफेक्शन हो गई। फिर उसके बाद जो बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी फिर वो मैंने यूट्यूब से सीख ली। ज़बरदस्त। और बाकी हम जो कह सकते हैं कि मलाइका ने अपनी मदद आपके तहत इस फील्ड में अपना एक मकाम बनाया, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा, बस आपकी बाकी जो फैमिली मेंबर्स की बात करूँ तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है? किस फील्ड से? छोटी मेरी बहन आईसीएस कर रही है। अच्छा। लेकिन ये कि उनको भी आर्ट का शौक है। ठीक है। और बड़ी बहन की मेरी शादी हो गई है, उनको इतना आर्ट का भी नहीं था। लेकिन ये कि उन्होंने स्पेसिफिक कोई पर्सन नहीं था जिसको देख के आप इंस्पायर हुई हो, बस आपके अंदर ही एक टैलेंट था। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है उसकी बेटी या बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, कुछ ऐसा बने, यानी कि माँ बाप ने एक सपना सजा रखा होता है। तो आपके पेरेंट्स का कोई आपको लेके सपना था कि मलाइका बड़ी होके पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, लेकिन मलाइका बन गई डिजिटल आर्टिस्ट? जी, मेरे पेरेंट्स का तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने प्री मेडिकल रखा हुआ था। मेजॉरिटी पेरेंट्स का यही होता है, हमारे बच्चे बड़े होके जो ना वो डॉक्टर बनेंगे। मुझे खुद भी यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन ये कि फिर एफएससी में मार्क्स थोड़े कम आ गए, वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, हालांकि मेहनत बड़ी की लेकिन उसमें मेरे मार्क्स कम आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आर्मी में ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन उस टाइम आर्मी जब मैंने प्लान बनाया तो उस टाइम एडमिशन नहीं ओपन थे। फिर ये कि मैंने बीए आगे से कर लिया कंटिन्यू,
پھر اس کے بعد BA کے بعد جاب اسٹارٹ کر لی, پھر جاب کے کرونا آیا تو جاب بھی اسکپ ہو گئی, پھر تب سے یہ گھر بیٹھ کے میں نے اسٹارٹ کیا اور تب سے الحمدللہ اب کافی گرو ہو چکی ہوں. کوئی ایسے کوئی کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو, کیونکہ جب آپ ٹھیک ہے آپ ڈیجیٹل آرٹ کی طرف آگے, آپ میں اللہ پاک نے ایک صلاحیت رکھی تھی, آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا, اپنی مدد آپ کی تحت بہت کچھ چیزیں سیکھی, لیکن اب آپ نے اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانی بھی ہے وہ چیز, صرف یہ نہیں کہ بنا کے آپ نے رکھ دینی ہے, تو اس میں ایڈورٹائز کرنے کے لیے کچھ پرابلمز آئیں؟ ایڈورٹائز کرنے کے لیے پہلے تو میں 3 سال جو ہے وہ کرتی رہی, صرف اپنی اسکل کو نا بالکل پرفیکٹ کرنے کے لیے اس پہ محنت کرتی رہی, اور میں نے سوچا ہی نہیں کہ اس میں ارننگ بھی ہوتی ہے, مطلب بالکل فوکس تھا, گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. اچھا, مطلب نہ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا, نہیں کسی سے, کیونکہ سب کہتے تھے کہ آرٹ ہے, اس میں کیا تم نے کر لینا ہے, آرٹ تم ڈرائنگ جب دیکھو ڈرائنگ نئی چیز نہیں ہے. جی, کسی کے لیے نہیں, کیونکہ لوگ آرٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے اور اس سے کوئی ارننگ نہیں ہو سکتی, اور کسی نے کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کیا. ہاں فیملی میں بابا کرتے تھے, میرے ماما کرتی تھی اور سسٹرز کرتی تھی, باقی کوئی فیملی میں نہیں کرتا تھا کہ یہ آرٹ کرتی ہیں. انہیں لگتا تھا کہ یہ عام سی چیز ہے, عام سی چیز ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے کہ بس فری بیٹھ کے آپ یہ پینٹنگ اور ڈرائنگ کرنا شروع کریں. جی, جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ فری بیٹھے ہوئے تو چلیں آپ ڈرائنگ کر لیں, تو وہ سب کو لگتا تھا میں فری بیٹھی ہوں تو یہ کرتی ہوں. لیکن اب جب ارننگ اسٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ کہ میں نے تھوڑا آئیڈیا لیا, میں دیکھتی تھی انسٹاگرام زیادہ یوز کرتی ہوں, دیکھتی تھی کہ کافی ڈفرینٹ آرٹسٹ ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں, پھر وہ اس کی انفارمیشن لینی اسٹارٹ کی, پھر بینک اکاؤنٹس بنائے, پھر سارا کچھ ATM وغیرہ یہ سب کچھ میں نے پھر آن لائن ہی سب کچھ کیا, اور پھر اس کے بعد اسپانسر کرنا شروع کیا. تھوڑی انویسٹمنٹ ہوئی, لیکن یہ کہ جب اسٹارٹ ہو گیا, ایک دفعہ بوسٹ ہو گیا تو پھر رکا ہی نہیں ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے پہلے انویسٹمنٹ تو بنتی ہے, بالکل پہلے آپ لگائیں گے تو ارن کریں گے. لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے آپ کو لاکھوں لگانا ہے, یہ بہت ہزاروں لگانا ہے. آپ 900 سے یا 800 سے یا ایک دن کے لیے بھی اگر آپ بوسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ڈیپینڈ, یعنی اس میں آپ کو کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہاں جی بالکل. ٹھیک, اس میں ایسی منفرد ایسی ڈفرینٹ چیز اس میں کیا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے ڈیجیٹل آرٹ کے اندر؟ جو ابھی زیادہ اٹریکٹیو ہے وہ ویڈنگ انویٹیشنز ہیں. ویڈنگ؟ جی, کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے دیکھیں کہ دلہن بنے ہوئے کیسے لگیں گے, یا ہمارے فوٹوگرافی جب ہوگی تو ہم کس طرح لگیں گے, اور مہندی پہ ہمارا جو آؤٹ فٹ ہے وہ ہم پہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, ہیئر اسٹائلنگ, پھر وہ سب کچھ کسٹمائز جب ہو کے ان کو ملتا ہے تو کلائنٹ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو, یعنی انہیں اپنے ایونٹ سے پہلے خود کو دیکھنا. جی بالکل. تو یہ اچھا, سب سے پہلا آرڈر آپ کو کیا آیا تھا؟ مجھے ویسے تو میں نے اسٹارٹ جو لیا تھا وہ السٹریشن سے لیا تھا, نارمل جو ہمارے پورٹریٹ بناتے ہیں DPs وغیرہ سے, لیکن ماشاء اللہ سے دوسرا میرا جو آرڈر آیا تھا وہ ویڈنگ انویٹیشن سے. اس کے بعد سے پھر پہلے کیونکہ میں پورٹریٹ بناتی تھی, سمپل ڈرائنگ کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب پہلا آرڈر آیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ویڈنگ انویٹیشن آج کل کتنے ٹرینڈ پہ ہیں, پھر اس پہ ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ اب تو یہی چیز آگے جائی جا رہی ہے. پھر یہ ہے کہ اس پہ کام کرتے کرتے پھر اب میرا سارا فوکس ویڈنگ انویٹیشن پہ ہے. پھر یہ کہ پہلے تو پکچر انویٹیشن تھے, اب ویڈیو انویٹیشن آ گیا, ویڈیو بھی. جی کیا بات. اور اس ویڈیو میں کیا کیا ایسا آپ ایڈ کرتی ہیں جو کہ اٹریکٹیو لگتا ہے؟ ہم یہ کہ مطلب جو پراپر انویٹیشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, لیکن ان کو 3 سلائڈس میں یا 2 سلائڈس میں ہم کر دیتے ہیں کنورٹ, اور پھر یہ کہ برائڈ گھومتی ہوئی آ رہی ہیں, اور پھر وہ دیکھ کے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس میں جب بھی کوئی آپ کو ویڈنگ کی, چونکہ آپ نے بات کی کہ اس وقت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, تو جب لوگ آرڈر کرتے ہیں تو وہ کلر سلیکشن وہ خود ہی بتاتے ہیں یا آپ ہی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جیسا مرضی بنا دیں؟ اس میں وہ پوری پروفائل وزٹ کر لیتے ہیں پہلے, پھر اگر ان کو اس میں سے کوئی سیمپل اگر پسند آتا ہے تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. ادروائز کسٹمائز جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی ہال ہے اس کی پکچر بھیج دیتے ہیں, یا آپ نے جو آؤٹ ڈور کوئی کروائی ہوئی ہے ساری ایونٹ وہ آپ اس کی پکچر بتا دیتے ہیں, کلر تھیم بتا دیتے ہیں, ڈریسز کی پکچر بھیجتے ہیں, اپنے فیسز اور پوز سلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ جس نے جو بھی پینٹنگ اسکیچنگ کچھ بھی بنوانا ہے وہ اپنی پکچر, ڈریس کی پکچر یا جو جگہ ہے ایریا اس کی پکچر بھیجے گا, تو ہی آپ اچھے سے اس کو پھر وہ مکس اپ کر کے تو ایک اچھی پینٹنگ تیار کر سکتے ہیں. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو فوٹوگرافر آپ کی پینٹنگ کریں گے وہ ہم آپ کو پہلے کسٹمائز خود بنا کے دے دیتے ہیں. کیا بات ہے. وہ ایون کہ جو ہمارے کلائنٹ ہے وہ ہمیں پوز بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پوز کرنا ہے, اور ابھی میں نے آپ کو کچھ شیئر بھی کیے ہیں اپنے پروڈکٹس, تو وہ ان میں جو ابھی اسکرین پہ بھی کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. اب یہ جو مہندی کا ہے نا یہ میری انڈیا کے کلائنٹ ہیں. اچھا, یہ جو مہندی کا جوڑا آ رہا ہے, یہ دونوں جو مہندی اور بارات کے تھے یہ انڈیا کے کلائنٹ تھے, اور انہوں نے کسٹمائز کروایا, اور ان کو پہلے خیر 2-3 پیجز سے کافی نقصان ہوا. یہ ولیمہ کی لگ رہی ہے. جی, یہ بھی انہی کا ہے جو انڈیا کے تھے, اور وہ انگیجمنٹ, اور یہ میں نے سنندا شرما کے لیے بنایا تھا. کیا بات ہے, کیا بات. اور اس پہ انہوں نے رپلائی بھی کیا تھا اور کافی اپریشیٹ کیا تھا. زبردست زبردست. اچھا, ہمارے نوجوان کیا ڈیجیٹل آرٹ سے واقفیت رکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی بڑی ویلیو ہے اور ہمیں اپنا کیریئر اس طرف لے کر آنا چاہیے؟
आई डोंट थिंक सो मैम कि यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है, लड़कियों में है क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा इंस्टाग्राम से खेलना जानती हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों से मिल मिला के या पता चल जाता है। लेकिन वैसे ऐसे कोई खास लोगों को नॉलेज नहीं है। इवन के क्लाइंट्स भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि पिक्चर ही तो है, इसमें आप इतना चार्ज क्यों कर रही हैं? अच्छा। क्योंकि कस्टमाइज होते हैं, कस्टम बेस्ड होते हैं, उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो क्लाइंट्स आगे कहते हैं एक पिक्चर ही तो है, आप इतने चार्जेस क्यों ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? यानी वजह वही कि अभी इतनी अवेयरनेस। जी बिल्कुल। हाँ। कैसे, आप क्या समझते हैं कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए डिजिटल, जैसे हमने आपकी पिक्चर्स देखी, इतनी खूबसूरत, इतनी यूनिक लग रही है, आपने कहा कि पहले से पता चल जाता है। अगर वेडिंग्स की बात करें तो दूल्हा दुल्हन अपने आप को पहले देख लेते हैं कि वो उस ड्रेस में कैसे लगेंगे। तो ये यकीनन एक बड़ा मुनफरद आर्ट है। तो इसकी अवेयरनेस हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? कैसे लोग, जैसे तमाम तर फील्ड के बारे में हम बताते हैं, पहले से आगाही होती है, हम अपने सोशल मीडिया पे उसके हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी रील्स अपलोड करते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है? इसके लिए तो यही हो सकता है कि पाकिस्तान में हम डिफरेंट सेमिनार्स रखें और फिर लाइव सेशंस रखें, जिससे लोगों को जो इसके हवाले से अवेयरनेस हो सकती है कि आप इससे अर्न कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं अर्निंग। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो वो 2 क्लासेस के बाद पूछते हैं मैम हमारी अर्निंग कब होगी, हमें ऑर्डर कब आएगा। अच्छा। इवन के कुछ आते हैं कि मैम अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर है तो आप हमें दे दें। ओह, तो ऐसे भी होता है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बस यही है कि मेहनत नहीं करनी, अर्निंग ज़रूर होनी चाहिए। शॉर्टकट। जी बिल्कुल शॉर्ट और इंस्टेंट फ़ौरन उन्हें रिजल्ट चाहिए। यानी कि आज अगर उन्होंने शुरू किया है काम, अगर कुछ कलर्स के साथ या कोई 1-2 चीज़ बनानी आ गई है, तो कल से वो चाहते हैं कि उन्हें अर्निंग शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट को चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करना चाहिए मैम। मैं तो खुद अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको इतने जल्दी नहीं है। इवन कि मैं कुछ स्टूडेंट को देती हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरे क्लाइंट ख़राब नहीं करेंगे और मेरा टाइम से मुझे अपना अच्छा काम देंगे, तो मैं उनको देती हूँ। इवन कि मैं अपनी छोटी सिस्टर है उनको भी सिखाती हूँ। अब वो भी माशाल्लाह ऑर्डर्स लेती हैं। तो लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी नहीं आता, लेकिन वो आते सारे कहते हैं मैम हमें ऑर्डर्स भी दे दें, हम भी। अच्छा, इन्होंने बात की मलाइका ने, जो क्लाइंट ख़राब नहीं करेंगे। हाँ जी। ये यानी कि ये इशू हर फील्ड में है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ हम डिजिटल आर्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल हम फील्ड्स में देखें तो ये चीज़ है कि हम अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो बहुत कम देते हैं, या ऐसे लोगों को जो हम कहते हैं कि कहीं ना ये कॉन्टैक्ट ख़राब ना कर दे, बंदा ख़राब ना हो जाए, हमारे ये क्लाइंट ख़राब ना हो जाए। तो ये यानी कि इशू हर फील्ड में पाया जा रहा है। मज़ीद भी हम नाज़मीन मलाइका से जानते हैं, यकीनन डिजिटल आर्ट की बात करें, एक इंटरेस्टिंग फील्ड है और आपका इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। कुछ मज़ीद भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।